पर्यावरणीय कुजनेट वक्र का जो उल्टा यू आकार है, इस आकार की व्याख्या हम 4 प्रभावों के आधार पर कर सकते हैं। So there are 4 types of effects which explain the nature of EKC, which is inverted U type. पहला इफेक्ट है स्केल इफेक्ट। जो स्केल प्रभाव है यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे हम उत्पादन की गतिविधियों को बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन स्केल को बढ़ाते हैं, जो बढ़ता हुआ उत्पादन का पैमाना है यह पर्यावरण पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालता है, एनवायरनमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। माना जाए कि तकनीक में परिवर्तन नहीं है, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, so more output requires more inputs and the result is, with more production the result is more waste. Therefore the scale of economic activity increases because it is essential to meet the growing demand. In order to meet the growing demand, the scale of economic activity increases, and when the scale of economic activity increases, it increases waste, pollution, which is inevitable byproduct of production. Therefore there is increase in environmental degradation, and this is known as scale effect. Second, composition effect, संरचना प्रभाव. The composition effect is also known as structural effect, संरचनात्मक प्रभाव, and it refers to changes in the composition of economic activity with the passage of time, with the growth, how the composition of economic activities changes. जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, आर्थिक क्रियाएं उत्पादन और उपभोग की बढ़ती हैं और उन आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उत्पादन और उपभोग की जो संरचना है उसमें परिवर्तन आता है। कोई अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ती है, ये कंपोजिशन प्रोडक्शन और कंजम्पशन का बदलता है, और ये कंपोजिशन पॉजिटिव भी हो सकता है, ये कंपोजिशन, ये चेंज ऑफ कंपोजिशन एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन के कंपोजिशन में जो चेंज है वो किस प्रकार का है, किस टाइप का है। Therefore, the changing share of industry and agriculture and the service sector in the GDP, changing share of industry and agriculture and the service sector in the GDP, it represents structural change. यह संरचनात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। हम कह सकते हैं कि जीडीपी में अगर इंडस्ट्री का शेयर बदलता है, परिवर्तित होता है, तो विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में कृषि का जो भाग है वो घटेगा, उद्योगों का जीडीपी में जो प्रतिशत वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे शेयर ऑफ इंडस्ट्री बढ़ेगा वैसे वैसे पोल्यूशन या प्रदूषण बढ़ेगा, और यह देश जैसे जैसे और विकसित होता जाएगा वैसे वैसे हमको ये दिखेगा कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में विकास के साथ साथ सेवा क्षेत्र का योगदान और बढ़ता जाएगा, उद्योग का योगदान कंपैरेटिवली कम होगा
और जब ये आने लगेगा तो इसका मतलब है पोल्यूशन घटेगा। कोई देश जो विकास करना शुरू करता है, हमारी इंडियन इकोनॉमी 1951 के आसपास समझिए, 3 सेक्टर इकोनॉमी के एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, सिंस 90% ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर refers primary sector. So primary sector is also known as agricultural sector because 90% of the primary sector is agriculture. Then second is secondary sector, which is manufacturing sector, and manufacturing task is in industries. Therefore manufacturing sector or the secondary sector is also known as industrial sector. And third is tertiary sector, which is service sector. इन द इनिशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जब कोई देश कोई अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होती है, केवल जो भी रोजगार, जो भी जीविका का साधन, जो भी कार्य क्षेत्र होता है वो कृषि होता है, उद्योग और सेवा क्षेत्र अनडेवलप्ड होते हैं। वॉट एवर GDP द कंट्री हैज़, इट इज़ ड्यू टू एग्रीकल्चर और द प्राइमरी सेक्टर। बट जैसे ही वह देश विकास करना शुरू करता है तो उस देश में उद्योग और सेवा क्षेत्र बढ़ते हैं। बट हिस्टोरिकली प्रूव्ड, ऐतिहासिक रूप से यह सिद्ध है कि उद्योग बढ़ते हैं, सर्विस सेक्टर स्किल बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड, स्पेशलाइज्ड सेक्टर है, जहां पर अभी विकास बाद में आता है, पहले इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं। देन एज इकोनॉमी ग्रोज, एग्रीकल्चर का शेयर घटता है, इंडस्ट्री का शेयर बढ़ता है, और जैसे जैसे इंडस्ट्री का शेयर बढ़ता है उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जो बाई प्रोडक्ट है पोल्यूशन, वो भी बढ़ता है। ये इन्वायरमेंट कोऑर्डिनेट कर्व की ऊपर की साइड। वही कंट्री जब और एडवांस स्टेज में चली जाती है, जैसे हम विकसित देशों को देखें, देन द शेयर इन द GDP, किसका शेयर GDP में मैक्सिमम है? सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर का शेयर जब बढ़ता है तो इंडस्ट्रीज का शेयर कंपेरेटिवली कम होता है एंड पोल्यूशन डिक्रीजेस, पोल्यूशन घटता है। दिस इज नोन एज कंपोजिशन और स्ट्रक्चरल इफेक्ट। थर्ड इज टेक्नोलॉजी इफेक्ट, तकनीकी प्रभाव। तकनीकी प्रभाव इस बात से संबंधित है कि हम उत्पादन की विधियों में, उत्पादन के तरीकों में किस प्रकार की उत्पादन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। जब हम विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में होते हैं, जैसे हमारा देश जिसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना से औद्योगिकरण के नारे के साथ काम शुरू किया, तो उस समय अगर हम टेक्नोलॉजी इफेक्ट अगर देखें तो हमारी जो टेक्निक थी वो प्रोडक्शन फ्रेंडली थी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं थी। लेकिन यही देश जब विकसित हो जाते हैं और अगर वो चाहें तो उनकी जो प्रोडक्शन टेक्निक होगी वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सकती है। तो अगर टेक्नोलॉजी इफेक्ट को हम ध्यान में रखें तो हम कह सकते हैं दैट ड्यू टू टेक्नोलॉजी इफेक्ट कंट्रीज कैन स्विच ओवर टू ए ग्रीन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए ब्राउन टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे देश विकसित होता है, विकास करता है, वैसे वैसे वह देश ब्राउन टेक्नोलॉजी से, ब्राउन टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ वो टेक्नोलॉजी जो ज़्यादा रिसोर्स को कंज्यूम करती है और ज़्यादा पोल्यूशन देती है, दैट इज ब्राउन टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे कोई देश विकास करता है तो वह इस ब्राउन टेक्नोलॉजी से स्विच ओवर करके, इससे हट के ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आ सकता है। और ग्रीन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जो क्लीन टेक्नोलॉजी है, जो स्वच्छ तकनीक है, जहाँ प्रदूषण कम से कम होता है। ये बात भी बड़ी सार्थक और प्रासंगिक है कि देश जब शुरुआत में इन्वायरमेंटल क्वालिटीज़ और लग्जरी गुड जब देश शुरुआत में विकास करता है
तो प्रारंभिक अवस्था में तो प्राथमिकता इसी बात पर है कि भाई जो भी टेक्नोलॉजी उससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो, विकास ज़्यादा हो, ध्यान विकास पर है, उत्पादन पर है, उत्पादन बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ। तो ये टेक्नोलॉजी ब्राउन ही होगी और ये पोल्यूशन को ही बढ़ाएगी। एनवायरनमेंट कुजनेट कर्व का प्रारंभिक हिस्सा। लेकिन अगर विकास ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जाएगी, रहन सहन का स्तर बढ़ेगा, लोगों की सोच का, शिक्षा का, चिकित्सा का स्तर बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी, सामान्य आवश्यकताएं, मिनिमम आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, कुछ और सोचने के लिए पैसा होगा। तो हम अब उत्पादन की ऐसी तकनीकों के बारे में सोचेंगे जो ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, और जब इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सोचेंगे तो इनके आधार पर जो उत्पादन होगा वो प्रदूषण कम करेगा। तो हम एनवायरनमेंट कुजनेट कर्व के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर आएंगे, और ये हमको तब मिलेगा जब रियल पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो, यानी कि ग्रोथ का लेवल ज़्यादा हो। दिस इज टेक्नोलॉजी इफेक्ट। चौथा, इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। मोस्ट ऑफ द EKC मॉडल्स हैव प्रूव्ड that environmental quality is a luxury good. Income effect refers to the role of income elasticity of demand for environmental quality. पर्यावरणीय गुणवत्ता की मांग के लिए आय की लोचशीलता की बात आय प्रभाव में आती है। और यहाँ बड़ी साफ सी बात है कि आय कम होगी, सामान्य होगी, औसत होगी, थोड़ी होगी, तो हाँ भाई, पहले पेट भरना है, भरण पोषण की, आवास की, सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। और जब हमारी आय हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं, औसत आवश्यकताओं, सामान्य आवश्यकताओं को पूरा कर लेगी, उसके बाद जब हमारे पास आय होगी, तब हम इन्वायरमेंटल क्वालिटी को खरीदने के लिए, कुछ प्राइस देने के लिए, कुछ पैसा देने के लिए तैयार होंगे। सो इट इज इनकम इफेक्ट। अब इन्वायरमेंट कुजनेट कर्व के संदर्भ में इसको देखें तो जब देश अल्प विकसित भारत 1951 में हमने विकास करना शुरू किया, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, तीनों का विकास करना था। तीनों का एक साथ नहीं कर सकते। बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी, अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी। हमने सोचा चलो भाई अलग अलग लेते हैं, पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर, सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री। हमको प्लानिंग करने की जरूरत पड़ी। क्यों क्यों क्यों? इसलिए संसाधन कम है, काम ज़्यादा है। तो ये वो समय था जबकि हम इन्वायरमेंटल क्वालिटी को अफोर्ड करने की जो लग्जरी है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पर्यावरणीय गुणवत्ता के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। खैर, ये तो वो समय था शुरुआती दौर का। इस समय तो विकसित देशों ने भी पर्यावरणीय गुणवत्ता को इंश्योर करने के बारे में नहीं सोचा था। बट आय प्रभाव ये कहता है कि आय कम होगी, पर कैपिटा इनकम कम होगी, देश थोड़ा कम विकसित होगा, तो वो उस देश और उस देश के लोग और नीतिगत उपाय इन बातों पर केंद्रित होंगे कि हम अपनी सामान्य भोजन की, आवास की, पोषण की, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की, गरीबी की, विषमताओं की आवश्यकताओं को कैसा पूरा करें। संसाधन इसी में लगेंगे। लेकिन इन सब से निकल जाएं हम, जैसे विकसित देश अमेरिका, तो हम कह सकते हैं कि अब इन सब से निकल गए हैं लोग। बहुत सारे लोग वहाँ ऐसे हैं जिनके पास आय है, पर कैपिटा इनकम औसत रूप में ज़्यादा है। देन वी कैन थिंक अबाउट इन्वायरमेंटल क्वालिटी। तो दिस इज इनकम इफेक्ट। शुरू में जो इनकम इफेक्ट है वो ये बताता है कि आप आय को बहुत ज़्यादा पर्यावरणीय गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए नहीं दे सकते। आपकी जो आय, जो सोच है वो किस पर केंद्रित है? उस उपभोग पर और उस उत्पादन पर केंद्रित है जो विकास के लिए जरूरी है। इसीलिए शुरुआती दौर में जब प्रति व्यक्ति आय कम होती है तो पर्यावरणीय क्षरण ज़्यादा होगा। लेकिन इनकम इफेक्ट ये बताता है कि अगर एक लेवल के आगे आप चले गए, विकसित देश होगा, रिच कंट्री होगा, देन यू कैन अफोर्ड इन्वायरमेंटल क्वालिटी। तो इनकम इफेक्ट ये बताता है कि अब इन्वायरमेंटल क्वालिटी जो कि लग्जरी गुड है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसके लिए डिवोट कर सकते हैं। सो
at higher levels of, on the x-axis, at the higher level of per capita income, now you can afford and pay and control and contribute towards environmental quality. So क्षरण कम होगा, गुणवत्ता बढ़ेगी. This is known as income effect, आय प्रभाव. 2004 के अपने अध्ययन में डिंडा इस बात को बड़ी साफ तरीके से कहते हैं. पुअर पीपुल हैव लिटिल डिमांड फॉर इन्वायरमेंटल क्वालिटी. Poor people have little demand for environmental quality. However, as a society becomes rich, जैसे जैसे कोई समाज, कोई देश धनी होता है, its members may intensify their demand for a healthier and cleaner environment. वही समाज जैसे जैसे धनी होता है, वृद्धि करता है, प्रगति करता है, तो उस समाज के जो सदस्य हैं वो एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण की मांग कर सकते हैं. और मांग का मतलब ही ये होता है, मांग का अर्थ ही ये है, हम ये चाहते हैं, विश. सेकंड, हमको ये मिले, आई एम एबल टू पे फॉर इट, हम इसके लिए भुगतान कर सकते हैं और हमारे अंदर इसके लिए भुगतान करने की इच्छा है. These are the three determinants of demand: desire to acquire or get a thing, wish to pay for it, and three, ability to pay for it. So, ये बात डिंडा ने जो 2004 में कही, ये बात इसी चीज़ से संबंधित है कि इनिशियली पुअर पीपुल हैव लिटिल डिमांड फॉर एनवायरमेंटल क्वालिटी. हाउएवर, एज अ सोसाइटी becomes rich, its members may intensify their demand for healthier and cleaner environment. The consumers with higher incomes are not only willing to spend more for green products but also create pressure for environmental protection and regulations. In most cases, where emissions have declined with rising income, the reductions have been due to local and national institutional reforms such as environmental legislations and market-based incentives to reduce environmental degradation. जहाँ मुख्यतः विकसित देशों में जहाँ चेतना ज़्यादा जागृत हुई, वहाँ हम इन्वायरमेंटल क्वालिटी चाहते हैं. हमारी बात को अगर शुरुआती दौर में किसी ने नहीं सुना तो हमने फोर्सफुली NGOs के जरिए, प्रदर्शनों के जरिए इस बात को प्रमाणित किया, इस बात को सिद्ध किया और मजबूर किया कि आई एम रेडी टू पे, वी आर रेडी टू पे, वी सोसाइटी रेडी टू पे. अब हमको वो दीजिए जो हमको चाहिए. सो इट ऑल्सो प्रोमोटेड द attitude of the governments to provide for environmental quality with the help of people naturally. They are the people who belong to high income group, rich economies, developed countries. That is, this is the thing related to the lower portion of EKC. So, after the discussion of environment Kuznets curve, which was related to neoclassical's economic thought, now we will go towards the next philosophy or the next idea regarding limits to growth, and this idea is related to ecological economics. Now, what is the theory and what is the conception of ecological economics towards limits to growth?
इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का लिमिट्स टू ग्रोथ के विषय में क्या दृष्टिकोण था, सबसे पहले इसका रिजल्ट याद रखिए। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स वह विचारधारा थी जिसने न्यू क्लासिकल विचारधारा की बात का खंडन किया और ये प्रूव कर दिया कि जो भी बातें नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कह रहे थे कि समृद्धि पर कोई सीमाएं नहीं है, कोई अंकुश नहीं है और हम प्राकृतिक संसाधनों की कमी को मानव निर्मित संसाधनों से पूरा कर सकते हैं, यह बात सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का इंटरेक्शन था, जो संबंध था, उसको इग्नोर किया। और सही बात तो ये है कि देयर आर लिमिट्स टू ग्रोथ, और इस बात को उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के अंतर संबंध को मटेरियल पदार्थ संतुलन मॉडल के आधार पर परिभाषित करके और वैज्ञानिक तरीके से थर्मोडायनेमिक्स के 2 लॉज, कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड एंट्रोपी लॉ के आधार पर स्पष्ट कर दिया। और यहाँ पर यह विचारधारा, यह मुद्दा, यह अपने आप में एक समाप्ति पाता है। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स की बातें और उसके साथ साथ 70 के दशक में क्लब ऑफ रोम और अंतर्राष्ट्रीय जो अनुभव थे, उन्होंने अंततः इस मुद्दे पर एक अंतिम वाक्य दे दिया, यस देयर आर लिमिट्स टू ग्रोथ। जो वर्तमान उत्पादन उपभोग का तरीका है, जो ग्रोथ का तरीका है, ये लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। हमें सोचना होगा कि अगर हमको आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर्थिक विकास चाहिए और साथ साथ पर्यावरणीय गुणवत्ता भी चाहिए, तो हमें निश्चित तौर पर अपने विकास करने के तरीके को बदलना होगा और विकास करने के तरीके को, डेवलपमेंट के मॉडल को कुछ ऐसा चेंज करना होगा जिससे हमको विकास, ग्रोथ ये भी मिले और साथ साथ पर्यावरणीय गुणवत्ता का क्षरण भी कम से कम हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो। इस नोट के साथ इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का क्या व्यू था लिमिट्स टू ग्रोथ के बारे में, इस पर हम अपनी बात को शुरू करते हैं। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स को अगर हम देखें तो इसका जो मॉडर्न वर्जन है वो एक नई फील्ड है। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र की जो ऐतिहासिक जड़ें हैं, वो ऐतिहासिक जड़ें हमें फिजियोक्रेट्स या प्रकृतिवादियों के समय से मिलती हैं। फिजियोक्रेट्स ये वो समूह, प्रकृतिवादियों का वह समूह, फिजियोक्रेट्स, फिजियोक्रेसी स्कूल ऑफ थॉट, जो फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट था। प्रकृतिवादियों का समूह वह समूह है जो फ्रांस में डेवलप हुआ और फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट ये 1650 के आसपास का है। यहाँ पर जो फिजियोक्रेट्स थे, फिजियोक्रेट्स ने एक बात बड़ी साफ सी कही कि केवल लैंड या प्रकृति ही ऐसी है जिसमें कुछ उत्पादन करने की क्षमता है। नाइदर इट इज ट्रेड, नाइदर इट इज कॉमर्स, नाइदर एनीथिंग। कोई भी और ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कुछ उपज देने की, उत्पादन करने की क्षमता हो। इट इज ओनली द पावर ऑफ लैंड, इट इज ओनली द क्वालिटी ऑफ लैंड जिसमें कुछ इकोनॉमिक सरप्लस देने की क्षमता है। ये फिजियोक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट ने कहा था, जिसको हम फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, जो मर्केंटलिस्ट के बाद आता है, जो वाणिज्यवादियों की बात आता है। और यहीं से एक प्रकार से इकोलॉजिकल स्कूल्स की शुरुआत होती है, राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ फिजियोक्रेट्स। इसके बाद हमको सर विलियम पैटी के विश्लेषण में, जो कि फिजियोक्रेटिक स्कूल को बिलोंग करते थे, वहाँ पर इस बात का संदर्भ मिलता है जहाँ वो कहते हैं कि लैंड इज़ द मदर एंड लेबर इज़ द फादर ऑफ वेल्थ। आगे हम बढ़ते हैं तो डेविड रिकार्डो के समय में डेविड रिकार्डो रिफर्ड टू लैंड एज द ओरिजिनल एंड इंडस्ट्रिक्टेबल पावर ऑफ द सॉइल। भूमि वह है जिसके अंतर्गत मौलिक और अविनाशी शक्तियां हैं, और भूमि की यही मौलिक और अविनाशी शक्तियां ऐसी होती हैं
जो उत्पादन को प्रेरित करती हैं और आगे जाकर इन्हीं में वो कैपेसिटी है जो कैपेसिटी डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए रेंट को जनरेट करती है, लगान को उत्पन्न करती है। सो रिकॉर्डो ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ ओनली द सॉइल, ये केवल मिट्टी और भूमि है, नेचर प्रकृति, जिसमें उत्पादन करने की क्षमता है। रिकॉर्डो ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को भी रिकॉग्नाइज किया कि जैसे जैसे हम उत्पादन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो अच्छी गुणवत्ता की भूमि होती है वो घटती जाती है, हम अच्छी गुणवत्ता से कम और कम और कम गुणवत्ता की भूमि की ओर जाते हैं। सो द प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स की थिंकिंग में जो एक टर्निंग पॉइंट हमको मिलता है वो टर्निंग पॉइंट सन 1800 की शुरुआत से मिलता है। सन 1800 की शुरुआत में पूरे वैश्विक परिदृश्य में थर्मोडायनेमिक्स के लॉज की बात सामने आती है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन द अर्ली 19th century, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन द अर्ली 19th century अर्थात 1800 की शुरुआत, इन्होंने जो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स की सोच थी उसको एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, एक साइंटिफिक बेस दिया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो ऊष्मागतिकी के दो नियम थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी 1 एंड लॉ ऑफ इंट्रोपी, ऊष्मागतिकी का नियम, इन दोनों ने अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संबंध को समझाने में, एनर्जी और मैटर का जो फ्लो है इसको समझने में बड़ी मदद की। दोनों लॉज, दोनों थर्मोडायनेमिक्स के लॉज ने। साथ साथ आयरस और नीज का जो मटेरियल बैलेंस मॉडल था उसने इस बात को भी स्पष्ट किया कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं और जो मानव निर्मित संसाधन हैं ये सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं, ये स्थानापन्न नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। नेचुरल कैपिटल, natural resources and man-made resources, they are complementary to each other. They are not substitutes. साथ साथ जॉर्जेस्क्यू रोएगन, one of the leading ecological economists, इन्होंने इस बात को इंगित किया, इस बात को बताया, देयर आर बायोफिजिकल लिमिट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जो आर्थिक समृद्धि है, जो विकास का तरीका है, जो वृद्धि का तरीका है, इस पर सीमाएं हैं। एंड दीज बायोफिजिकल लिमिट्स आर इम्पोज्ड बाई constraints of the nature, limitations of the nature. In the nature, nothing is unlimited. And this issue was explored by Georgescu Roegen. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स है उसके दो रूप, एक रूप वो जो उसका पुरातन रूप है जो फिजिक्रेट्स के समय से है, उसमें उसने जो बातें कही वह इस बात को प्राथमिक करती हैं कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो इकोलॉजी है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, विद एग्जाम्पल्स, विद प्रूफ्स। लेकिन इसी इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स जिसकी बात हम यहाँ पर करना चाहते हैं,
ये वो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स है जिसके हम पुरातन रूप की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये वो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स है जिसके हम नए रूप की बात कर रहे हैं, मॉडर्न वर्जन ऑफ इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, जो शुरू होता है 1960 के दशक से, जबकि विश्व स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण और प्रदूषण की समस्याओं को उत्पन्न करने वाले विकसित देश भी अब ये समझने लगे थे, और वहाँ के लोग, वहाँ के विचारक, स्टेक होल्डर्स भी ये समझने लगे थे कि जो पर्यावरणीय जो विकास का तरीका है, अब वो पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। तो जो मॉडर्न वर्जन इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का है, जो हमारे यहाँ पर रेलेवेंट है, जिसके कॉन्टेक्स्ट की बात हम करते हैं, वो स्टार्ट होता है 1960s से, और जो उसका थ्योरेटिकल बेस था रिकॉर्डों के समय से, उसके आधार पर उसने एक काम करके अपनी बात को नियो क्लासिकल्स की बात से बेहतर प्रूव कर दिया, और वो चीज पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का संबंध। जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो कई चीज़ों को इग्नोर कर गए, समझ नहीं पाए जो नेचर, जो प्रकृति, पर्यावरण और मानवीय अर्थव्यवस्था के बीच में मैटर और एनर्जी का फ्लो है, which is governed by certain rules, which is a reality, they ignored. They only believed in the thing that so far as technology, progress, skill, knowledge is there, we can substitute any scarcity related to natural capital by the man-made capital, because man-made capital is substitute for scarcity of natural capital. पेट्रोल कम हो गया, आज की तारीख में हम कहते हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो उनका चिंता करिए। क्यों? क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कमी अगर हो गई, देन वी डोंट हैव सब्स्टिट्यूट्स। तो ये एक छोटी बात थी, लेकिन इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ने तो थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया मटेरियल बैलेंस मॉडल से, विद द सपोर्ट ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि look at the relation of human economy and environment in a broader perspective. Neoclassicals treated environment and economy as two different entities, but ecological economics says no. Human economy is a subset of, is a part of natural environment. If it is natural environment, then human economy is within it. So they are not isolated, जैसा कि न्यू क्लासिकल ने कहा, they are interrelated, and human economy is a part of total environment, and these two are related, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर, इसका जिक्र मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है, कि विश्व के स्तर पर कई ऐसे पर्यावरणीय हादसे सामने आए जिन्होंने वैश्विक स्तर पर मुख्य रूप से विकसित देशों में जो प्रबुद्ध लोग थे उनकी चिंताओं को बढ़ाया। उन्होंने सोचना शुरू किया। साइलेंट स्प्रिंग 1962 में रैचल कार्सन का कई पर्यावरणीय घटनाएं, कई पर्यावरणीय हादसे, ये सब सामने आए, और इन्होंने बाद में 1970 क्लब ऑफ रोम संगठन 75 प्रबुद्ध लोगों का संगठन, कई देशों के प्रबुद्ध 75 लोगों का संगठन क्लब ऑफ रोम, जिसने चिंता शुरू की। दे टॉक्ड अबाउट लिमिट्स टू ग्रोथ, और क्लब ऑफ रोम की चिंता लिमिट्स टू ग्रोथ और इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का ये डेवलपमेंट लिमिट्स टू ग्रोथ, अल्टीमेटली दे पुट 70 के दशक तक अंत तक आते गाते दे पुट एन अल्टीमेट ब्रेक
to this issue with ultimate signature, yes, there are limits to growth. इसके बाद किसी ने इस पर पुनर्विवाद नहीं किया, क्योंकि कोई स्कोप ही नहीं था, और ये सिद्ध हो गया कि जो आर्थिक समृद्धि का पैमाना है ये ऐसे नहीं चल पाएगा। हमको कुछ सोचना होगा, प्रोडक्शन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ग्रोथ का तरीका है उसको भी बदलना होगा, तभी हमको ग्रोथ भी मिलेगी और पर्यावरणीय संरक्षण भी। तो इस स्टेज पर आकर जो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स थी, जो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र था, उसमें कुछ लोगों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। केनेथ बोल्डिंग ने 1960 के दशक में अपना एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध लिखा। उनका एक लेख था द इकोनॉमिक्स ऑफ कमिंग स्पेसशिप अर्थ, और उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की, ये कहने की कोशिश की कि हमको अपना परसेप्शन बदलना चाहिए। अब हमारी जो एक अप्रोच थी काउबॉय इकोनॉमी, हमको अपना परसेप्शन काउबॉय इकोनॉमी के स्थान पर स्पेसशिप इकोनॉमी की ओर लेना चाहिए। वी शुड चेंज आवर परसेप्शन फ्रॉम काउबॉय इकोनॉमी टू स्पेसशिप इकोनॉमी। ये स्पेसशिप समय था, और बोल्डिंग का कहना था कि काउबॉय इकोनॉमी का कंसेप्ट ये कहता है कि प्रकृति से, नेचर से जो चाहो जितना लेते चलो, प्रकृति बहुत उदार है, उसके पास बहुत कुछ है, अनलिमिटेड है। वट एवर यू एक्सट्रैक्ट, जो कुछ भी आप प्रकृति से लेते जाएंगे, लेते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, प्रकृति के पास देने के लिए बहुत कुछ है। काउबॉय इकोनॉमी कंसेप्ट नो। बोल्डिंग कहते हैं इन द नेचर एवरीथिंग इज लिमिटेड, everything is limited and everything depends upon everything, so you cannot extract nature unlimited। इस बात को समझिए और अपने परसेप्शन को काउबॉय इकोनॉमी से स्पेसशिप इकोनॉमी की ओर कन्वर्ट कीजिए, अर्थात अपने उत्पादन, उपभोग और कार्यों को, आर्थिक क्रियाओं को इस प्रकार से संचालित कीजिए जहां इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रकृति के पास, बायोस्फीयर के पास जो देने के लिए है वो सीमित है। अपने विचार और अपनी सोच को बदलिए। ये केनेथ बोल्डिंग का कंसेप्ट था 1960s में, जिसको हम इकोलॉजिकल लिमिट्स के नाम से जानते हैं। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के पहले एक बेहतरीन अर्थशास्त्री जिन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफ कमिंग स्पेसशिप अर्थ के अंतर्गत, इकोनॉमिक्स ऑफ कमिंग स्पेसशिप अर्थ के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट किया। इसके साथ साथ दूसरे विचार जोर्जेस्की रॉयगन के मिलते हैं, जो 1906 से 1994 के बीच के हैं, जहां वह इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि जो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी है उनका संबंध एक मैटर और एनर्जी के फ्लोज पर आधारित है। हमको उसका ध्यान रखना चाहिए और हमको इस बात को मानना चाहिए दैट देयर आर बायोफिजिकल लिमिट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जोर्जेस्की रॉयगन। इसके साथ साथ एक तीसरे अर्थशास्त्री जो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने स्टेडी स्टेट इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया, स्टेडी स्टेट इकोनॉमी SSE, और यह कंसेप्ट दिया था हरमन डेली ने। हरमन डेली वो स्कॉलर थे, वो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि जो हमारा तरीका है वो तरीका हमको बहुत ज़्यादा विकास की ओर नहीं ले जाएगा और अल्टीमेटली हम कहीं जाके रुक जाएंगे, खो जाएंगे। स्टेडी स्टेट। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में, इनके विचारों को बढ़ाने में लिमिट्स टू ग्रोथ होती हैं, इस बात को प्रूव करने में कई अर्थशास्त्रियों के योगदान हैं, लेकिन 3 अर्थशास्त्रियों के योगदान अति महत्वपूर्ण हैं। केनेथ बोल्डिंग 1909 से 93, निकोलस जोर्जेस्की रॉयगन 1906-94 और हरमन डेली।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब इन इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के डिस्क्रिप्शन के बाद से इन्होंने एक पॉइंट को डेवलप किया। इन्होंने वैश्विक समुदाय को इस बात पर सोचने पर विवश कर दिया कि अब इस पर समय मत गंवाइए, इस पर विचार मत करिए कि आर्थिक सीमाएं, इकोलॉजिकल लिमिट्स होती हैं अथवा नहीं, बल्कि इस बात पर विचार करना शुरू कीजिए कि जो समस्या है कि देयर आर लिमिट्स टू ग्रोथ, तो अब हम भविष्य के लिए कैसी रणनीति अपनाएं जो एक विकास को ऐसे धरातल पर ले जाए जहां हमको विकास और पर्यावरणीय गुणवत्ता दोनों की प्राप्ति हो सके। इस आधार पर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का, पर्यावरणीय अर्थशास्त्रियों का जो योगदान है वो योगदान निश्चित रूप से अतुलनीय है और यह योगदान इस बात की विशेषता को बताता है कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की शुरुआत 1960 के दशक से जब होती है, उसके बाद इस ब्रांच के डेवलपमेंट में वास्तव में इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का मेजर रोल है और 70 के दशक के ख़त्म होते होते तो पूरा विश्व इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स की इस बात को मान लेता है, समझता है और इसके आधार पर सोचने लगता है कि हमारे विकास का, भविष्य का पैमाना किस प्रकार का हो। और यहीं से इस बात पर सोच प्रारंभ होती है। लिमिट्स टू ग्रोथ की कंट्रोवर्सी का तो अंत हो गया। यस, देयर आर लिमिट्स टू ग्रोथ। अब हम कैसे विकास करें, हमारा विकास कैसे हो, हम क्या करें, इन्वायरमेंटल क्राइसिस ना आए, डेवलपमेंट भी मिल जाए और साथ साथ हमको पर्यावरणीय गुणवत्ता भी मिले। ये सोचने का जो सब्जेक्ट मैटर था, ये दोनों के लिए था, विकासशील देशों के लिए भी और विकसित देशों के लिए। दोनों के विकास की प्राथमिकताएं अलग अलग है, लेकिन दोनों की पर्यावरणीय चिंताएं समान। पूरा जो वैश्विक समुदाय है, पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा संसार वह इस बात पर सोचने के लिए विवश हुआ कि क्या करना चाहिए। ऐसे में 1980 के दशक में हम एंटर करते हैं और वहाँ पर बहुत बातें होती हैं, बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिस्कशन, बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे एकेडमिशियंस बताने लगते हैं ऐसे विकास कीजिए, ऐसे विकास कीजिए, ऐसे विकास कीजिए, ये करिए, वो करिए। इससे विकास भी मिलेगा, पर्यावरणीय गुणवत्ता भी मिलेगी। लेकिन उन सभी बताए गए विचारों और सिद्धांतों में एक रूपता का अभाव था। ऐसे में कोई गार्जियन इंस्टीट्यूशन, कोई एक व्यक्ति जिससे 10 व्यक्ति पूछें कि हम इनकी बात माने कि इनकी बात माने कि इनकी बात माने कि इनकी बात माने, यहाँ उन बातों की वैज्ञानिकता, उन सिद्धांतों और कथनों की किसी सत्यता और उनकी प्रामाणिकता की जांच आवश्यक हो जाती है। इसीलिए 1980 के दशक में जब ये बातें चलती हैं तो यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र एक स्टडी ग्रुप अपॉइंट करता है और हम यूनाइटेड नेशंस की उस स्टडी ग्रुप को निश्चित रूप से ब्रंटलैंड कमीशन के नाम से जानते हैं। सो यूनाइटेड नेशंस अपॉइंटेड ब्रंटलैंड कमीशन, और जो ब्रंटलैंड कमीशन यूनाइटेड नेशंस ने अपॉइंट किया, उसको जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया, वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये था, आप हमको ये परिभाषित करके बता दीजिए, ये बता दीजिए कि देशों को कैसे विकास करना चाहिए जिससे विकास भी हो और पर्यावरण का संरक्षण भी हो, जिसको नाम दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रतिपोषित विकास या पोषणीय विकास।
दो टर्म ऑफ रेफरेंस यूनाइटेड नेशंस ने दिया अपने स्टडी ग्रुप को, ब्रेंटन कमीशन को, दैट वाज प्लीज डिफाइंड एंड एक्सप्लेन, प्लीज डिफाइन एंड एक्सप्लेन व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज। ब्रेंटन कमीशन ने इस पर वर्क किया, 1987 में अपनी रिपोर्ट दी जिसको हम आवर कॉमन फ्यूचर नाम से जानते हैं। अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर के अंतर्गत ब्रेंटन कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, पोषणीय विकास को, प्रतिपोषित विकास को परिभाषित किया और बहुत ही स्पष्ट तरीके से उसकी परिभाषा की एक एक शब्द की व्याख्या की और ये बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप क्या करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, अर्थात प्रतिपोषित सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है और इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी की बात करेंगे।